नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। आप देख रहे हैं मेरे साथ वर्ल्ड इन फोकस। दुनिया बदल रही है तेजी से, अनियंत्रित रूप से, और नई पीढ़ी की आवाजें अब सिर्फ गली नुक्कड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इंटरनेट की अनगिनत गहराइयों में गूंज रही हैं। ये युवा जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुड़े हैं, अपनी सोच और उम्मीदों को आवाज दे रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब उनके वो मंच उनसे छीन लिए जाएं, जब उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाए? ऐसे समय में जहां राजनीतिक व्यवस्था और पुरानी व्यवस्थाएं नए युग की मांगों को नजरअंदाज करती हैं, तो क्या उनके अंदर दबा गुस्सा कहीं बेकाबू हो जाएगा? तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे युवा, सत्ता और डिजिटल दुनिया के बीच टकराव ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। ये सब हम आपको बताएंगे शो वर्ल्ड इन फोकस में। जानने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सितंबर 2025 की शुरुआत में नेपाल में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नेपाल सरकार ने अचानक लगभग 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया, और इनमें से फेसबुक हो, क्या इंस्टाग्राम, क्या व्हाट्सएप, क्या ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, स्नैपचैट, रेडिट, लिंक्डइन जैसी बड़ी वेबसाइट्स शामिल थी, इन सबको बंद कर दिया। सरकार ने इस कदम का औपचारिक कारण ये बताया कि ये प्लेटफॉर्म्स नेपाल के डिजिटल नियमों के तहत रजिस्टर्ड नहीं करा पाए हैं, इनका पंजीकरण नहीं हो पाया है, और इसलिए इन्हें अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा रहा है। तो इस तरीके से 26 ऐप्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन इस प्रतिबंध ने नेपाल की खासकर युवा पीढ़ी, यानी कि जनरेशन जेड, जेन जी, इनमें भारी असंतोष पैदा हो गया। नेपाल में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सामाजिक संपर्क और राजनीतिक संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। देश के युवा अपनी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कोर्सेस लेते हैं, छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेते हैं, और अपने विचार सोशल मीडिया के जरिए साझा करते हैं। तो ऐसे में 26 प्लेटफॉर्म्स का एक साथ बंद होना उनके लिए एक बड़ा झटका था। तस्वीरें हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे कि नेपाल की जो सूरत हाल हैं वो कैसे शुरू हुए, और अब फिलहाल नेपाल की जो कहानी है वो क्या कह रही है। आप देखें कि इससे पहले भी नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक अस्थिरता युवाओं के लिए गंभीर चुनौतियां बनी हुई थी। युवाओं का ये मानना था कि सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही है और उनकी प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दे रही है। सोशल मीडिया प्रतिबंध इसी असंतोष को और हवा देने का काम कर गया। युवा इसे सरकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और डिजिटल दुनिया के कटने की कोशिश मानने लगे, और नेपाल गवर्नमेंट का यह फैसला काफी विवादित भरा रहा। सोशल मीडिया कंपनियों से जुड़े नियमों का पालन कराना जरूरी था, लेकिन अचानक और बिना व्यापक परामर्श के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर देना कई लोगों के लिए समझ से परे था। अब एक्सपर्ट्स ने तो इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों पर खतरा बताया। खासकर युवा वर्ग ने इसे गवर्नमेंट की सेंसरशिप के रूप में देखा। इसी बीच सोशल मीडिया प्रतिबंध ने देश के कई हिस्सों में इंटरनेट पर चर्चा और विरोध को जन्म दे दिया, और कई युवा ग्रुप्स ने सरकार के इसी फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। और ये युवा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे, वो सीधे सड़कों पर आने लगे, और उनका संदेश एकदम स्ट्रेट था कि हमें डिजिटल दुनिया से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये हमारी दुनिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां अन्य बड़े शहरों और भी जैसे पोखरा हो, बैरवा हो, चितवन हो, यहां पर भी युवा सड़कों पर उतर आए, और उन्होंने सोशल मीडिया प्रतिबंध को हटाने, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक पारदर्शिता जैसी तमाम समस्याओं को सुलझाने की अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखी। तो ये प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हुए और फिर तेजी से जैसे फैलते चले गए। इस स्ट्रगल की शुरुआत तो सोशल मीडिया प्रतिबंध से हुई, लेकिन जल्द ही ये व्यापक युवा आंदोलन में तब्दील हो गया। युवा सरकार से सिर्फ अपने डिजिटल राइट्स ही नहीं,
बल्कि पूरे राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम में सुधार चाहती है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नौकरी के अवसरों की बढ़ोतरी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे थे। नेपाल के युवा जो जनरेशन जेड के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जेन जी, पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और इसी पीढ़ी के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया ना केवल एंटरटेनमेंट का जरिया है बल्कि उनकी पहचान, उनकी आवाज, उनकी ताकत का एक स्रोत भी है। और इसीलिए सरकार का यह कदम उनके लिए एक व्यक्तिगत और सामूहिक चोट के समान था। सरकार का मकसद डिजिटल नियमों का पालन कराना था, लेकिन उस समय की सरकार ने युवा पीढ़ी की भावनाओं और जरूरतों को समझने में नाकाम साबित हुई। देश की राजनीतिक पार्टियों के बीच अंतर्विरोध, सत्ता संघर्ष ने समस्या को और कॉम्प्लेक्स बना दिया और राजनीतिक अस्थिरता ने युवाओं के बीच गहरा असंतोष पैदा कर दिया। सामाजिक मीडिया प्रतिबंध के विरोध में युवाओं ने कई जगह प्रोटेस्ट किए, स्टोन पेल्टिंग की गई, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी टकराव भी हुए और इस दौरान पानी की बौछारें, क्या आंसू गैस, क्या रबर की गोलियां, इन सब का इस्तेमाल किया गया भरपूर तरीके से। और इस तनावपूर्ण स्थिति ने देश को एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक संकट के दौर में डाल दिया। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि आंदोलन केवल सोशल मीडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम में बदलाव की मांग उठाता है। नेपाल के युवा अब अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे और लोकतंत्र के साथ साथ डिजिटल स्वतंत्रता की भी मजबूती चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी इस सेगमेंट में जो हम आपको बातें बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका क्रक्स यही है कि किस तरीके से एक डिजिटल प्रतिबंध ने नेपाल की युवा पीढ़ी में एक गहरा असंतोष, गुस्सा, संघर्ष पैदा कर दिया, जो जल्द ही एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। आज के इस विषय के कुछ और एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है और उसे जानने के लिए जुड़े रहें वर्ल्ड इन फोकस के साथ। वेलकम बैक राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वर्ल्ड इन फोकस में आज फोकस नेपाल पर है, जहां सोशल मीडिया प्रतिबंध हुआ और उसके बाद नेपाल में युवा विरोध प्रदर्शन का एक दौर शुरू हो गया जो जल्दी पूरे देश में फैल गया। और इस आंदोलन की शुरुआत में हजारों युवा काठमांडू की सड़कों पर एकजुट हुए, जिन्होंने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त तरीके से विरोध जताया। नेपाल की युवा पीढ़ी जो जेन जी के नाम से जानी जाती है, सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी हुई है और इस पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया न केवल संवाद का एक जरिया है बल्कि वो अपनी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक गतिविधियों के लिए भी इन प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। प्रतिबंध के कारण उन्हें अपनी जीवन शैली में एक बड़ा व्यवधान महसूस हुआ। युवा प्रदर्शनकारी सरकार के इस फैसले को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मानते थे और इसलिए वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटाने तक सीमित नहीं रहे बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक पारदर्शिता की भी मांग करने लगे। और उनका कहना है कि अगर उनकी आवाज दबाई जाएगी तो देश के लोकतंत्र को ही खतरा होगा। तो आपने देखा कि कैसे प्रदर्शन जो था वो राजधानी काठमांडू के अलावा पोखरा, बैरवा, चितवन जैसे शहरों में भी तेजी से फैला। सड़कों पर कई युवा उतरे, उनका समूह उतरा, विभिन्न आयु पृष्ठभूमि से थे वो लोग, लेकिन वो सब एक ही मकसद के लिए खड़े थे, सरकार की नीति के खिलाफ अपनी नाराजगी जताना। सरकार ने इस विरोध को दबाने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह टकराव हुए। प्रोटेस्टर्स पर आंसू गैस, पानी की बौछारें, रबर की गोलियां, कई बार यहां तक कि गोली चलाने की घटनाएं हुई और इस हिंसक स्थिति में कम से कम 19 युवाओं की मौत भी हो गई है और सैकड़ों लोग घायल। और ऐसे में यह आंदोलन केवल सरकार के सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं रहा बल्कि देश के व्यापक राजनीतिक संकट और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक बगावत बन गया। युवा अपनी मांगों को लेकर सशक्त होकर सरकार के सामने खड़े थे। उन्होंने न केवल सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग की बल्कि व्यापक राजनीतिक सुधारों और पारदर्शिता की भी गुहार लगाई। आप देखें कि इस आंदोलन की एक खास बात यह रही है कि युवाओं ने अपनी पहचान एकता के लिए जापानी एनिमे वन पीस से इंस्पायर्ड एक प्रतीक अपनाया। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का झंडा, ये झंडा उनके संघर्ष और आजादी की चाह का प्रतीक बन गया और इस तरीके का सांस्कृतिक प्रतीक युवाओं को एकजुट करने का काम कर रहा था।
आप देखें कि राजनीतिक नेताओं और कई मशहूर हस्तियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो युवा पीढ़ी की मांगों को गंभीरता से लें और समस्या का हल निकालें। और इसके साथ ही देश में राजनीतिक दलों के बीच ये चर्चा शुरू हुई कि देश में परिवर्तन आवश्यक है, युवा शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई ने स्थिति को नाजुक बना दिया था। फिर देश में तनाव बढ़ा, अस्थिरता बढ़ती चली गई, जिससे आर्थिक और सामाजिक प्रभाव गहरे पड़े। व्यापार प्रभावित हुए, स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, सामान्य जीवन पटरी से उतर गया, सब कुछ आउट ऑफ ट्रैक। सरकार की आलोचना तेज हुई, उसने समय रहते संवाद का रास्ता नहीं अपनाया, बल प्रयोग से समस्या को गंभीर बना दिया गया। कई नेताओं ने इस्तीफे दिए। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को सत्ता पक्ष के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पूरे आंदोलन ने नेपाल में युवा शक्ति की शक्ति और महत्व को एक बार फिर उजागर किया और जनरेशन जेड ने स्पष्ट कर दिया कि वो सिर्फ डिजिटल दुनिया के उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि अपने देश के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय भागीदार हैं। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि विरोध केवल सोशल मीडिया प्रतिबंध का परिणाम नहीं, बल्कि देश के लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक असंतोष और विकास की कमी का इजहार है। युवा पीढ़ी अब पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दे रही है और अपने अधिकारों और भविष्य के लिए लड़ रही है। कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, ये दर्शाती है कि किस प्रकार नेपाल के युवा सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और देश के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल जो बैन लगाया गया था, उस बैन को अब दोबारा से लेफ्ट आउट कर दिया गया है, हटा दिया गया है और फिलहाल अभी ताज़ा स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल डिजास्टर भी यहाँ पर देखा गया है। और उसके बाद भी आप देखें कि नेपाल का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर भी किस तरीके से आगजनी की गई। तो कुल मिलाकर एक जो डिस्टेबिलिटी है, अब उसको स्टेबल करने की जो है वो तमाम कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से युवा सड़कों पर उतरे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आए, संघर्ष करते हुए नजर आए, ये संघर्ष उनका खत्म हो, देश के राजनीतिक भविष्य को क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता हुआ नजर आया। और जब इस तरीके की स्थिति पनपती है तो किसी भी देश के का जो कहें का जो ट्रैक है, जो इतना स्मूथली अब तक चल रहा होता है, वो आउट ऑफ ट्रैक हो ही जाता है। फिलहाल नेपाल उसका एक सटीक उदाहरण है। आज के इस विषय का अब एक और एस्पेक्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिस पर बात होनी ज़रूरी है, फोकस हमारा उस पर रहेगा और करेंगे बात उस पर। जानने के लिए जुड़े रहें जास हिंदी के इस प्रोग्राम के साथ। नेपाल में व्यापक युवा प्रदर्शन संघर्ष के बाद सरकार ने आखिरकार सोशल मीडिया प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है। देश की राजधानी काठमांडू की लगातार हम बात कर रहे थे और देखा गया कि काठमांडू अन्य शहरों में सड़कों पर लंबे समय तक जारी रहे विरोध के बाद सरकार ने इस विवादित कदम को आखिरकार वापस ले ही लिया। ये निर्णय एक बड़ी जीत मानी गई, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, जिसने अपनी आवाज बुलंद कर इस बदलाव को पॉसिबल बनाया है। और सरकार ने प्रतिबंध हटाने के साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। आप देखें कि गृह मंत्री, कृषि मंत्री, इन सब ने प्रदर्शनकारियों और जनता के दबाव में आकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया। कुछ और मंत्रियों ने भी, और लगातार जारी है। इस कदम से सरकार की नीतियों और प्रदर्शनकारियों की मांगों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश नजर आई है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा और कम से कम 19 युवाओं की जान चली जाना, ये कहीं ना कहीं एक गहरे राष्ट्रीय घाव के रूप में सामने है। और सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और घटना की निष्पक्ष जांच कराने का वायदा तो किया है। और इसके अलावा कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें सेना की तैनाती है, कर्फ्यू भी शामिल है, ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे और देश में शांति बहाल हो सके। अब बात आती है ये जेन जी की मांगों की। आइए समझते हैं, जानते हैं कि ये जो यूथ है यहाँ का, इसकी डिमांड्स क्या हैं। क्या हम देखिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन, पारदर्शिता की जब बात आती है तो प्रशासन, नेताओं, इन सब की जवाबदेही सबसे पहले तो सुनिश्चित करना और इसके साथ ही रोजगार के अवसर, कौशल विकास, इन सब का सृजन किया जाए, नए रोजगार पैदा करना। और इसके साथ के साथ देश के युवाओं ने कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है कि उनकी मांगें कहीं ज़्यादा व्यापक हैं और ऐसे में युवाओं के लिए व्यावसायिक और हर तरीके की जो एक कहीं उनकी दिक्कतें हैं उनको दूर करना, शिक्षा को
रोजगारोन्मुख और आधुनिक बनाना, क्योंकि शिक्षा प्रणाली में एक सुधार की जो मांग है वो लंबे समय से चली आ रही है। इसके साथ जब डिजिटल आज़ादी की बात करते हैं तो सोशल मीडिया, इंटरनेट पर हर तरीके के प्रतिबंधों को हटाना, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा हनन है और ऐसे में ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको सेफ रखा जाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नेपाल के युवाओं की मुख्य मांगों में शामिल है। इसके साथ जाति, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाए। ये सामाजिक न्याय और जो तमाम समानताएं हैं उसको लेकर मुख्य मांगे हैं। सभी वर्गों के लिए समान अधिकार और अवसर को सुनिश्चित करने की जो बात है वो इन युवाओं द्वारा की गई है। और इसके साथ साथ ही जब वो चाहते हैं कि नेपाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में गहरा बदलाव आना चाहिए जो युवाओं के विश्वास को पुनः स्थापित करे, तो ये है नेपाल के युवाओं की मुख्य मांगे। अब राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह आंदोलन नेपाल की राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये ना केवल एक सोशल मीडिया के राइट्स के लिए लड़ाई थी, बल्कि ये एक जनादेश था जो पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती देता है। अब सरकार और राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि वो इस युवा ऊर्जा को कैसे एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं। देश में कई राजनीतिक दल इस आंदोलन के प्रभाव को समझते हुए युवाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले समय में नेपाल में युवा नेतृत्व और उनके एजेंडे को राजनीति में एक मजबूत जगह मिलेगी और ये परिवर्तन देश की स्थिरता और विकास के लिए एक आवश्यक भी माना जा रहा है। इस बीच आम नागरिक और सामाजिक संगठन भी आंदोलन के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकार युवा वर्ग की आवाज को सुनकर नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी बढ़ाए, डिजिटल स्वतंत्रता की इंपॉर्टेंस को समझा जाए और इसे बनाए रखा जाए। हालांकि भविष्य अभी भी अनिश्चित है। युवा आंदोलन ने एक नई चेतना, राजनीतिक सक्रियता पैदा की है, लेकिन इसे कायम रखने के लिए निरंतर संवाद जरूरी है, निरंतर सुधार जरूरी है और पारदर्शिता जरूरी है। नेपाल को अपने राजनीतिक ढांचे में बदलाव लाना होगा ताकि युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सकें और देश स्थिरता की राह पर आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर इस पूरी सिचुएशन से हमें ये सीख मिलती है कि डिजिटल युग जिसमें आज एक देश क्या पूरा वर्ल्ड जी रहा है, उस डिजिटल युग में युवा शक्ति को नजरअंदाज करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। वो ना केवल अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं बल्कि देश की दिशा भी तय करते हैं। और नेपाल का ये जो संघर्ष देखा गया है ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है, बन सकता है कि कैसे युवा बदलाव की लहर लाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। एक खास विषय पर आज हमारा फोकस रहा शो वर्ल्ड इन फोकस में। इस पर यदि आपके कोई विचार हो, कोई सवाल हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलिएगा। info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। इसी के साथ वर्ल्ड इन फोकस में आज के लिए इतना ही। लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।